मैं एक पाकिस्तानी जासूस 70 की दिहाई में भारत में एक अहम मिशन पर। पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। यशवंत से मिलने के बाद मैं होटल वापस आया, 9 बजे तक तैयार हुआ और पैसे लेकर फिर चावड़ी बाजार में शिम्मी के बाला खाने के करीब पहुंच गया। यशवंत वहां पान की दुकान पर खड़ा था। कहने लगा मैं तो 8:30 बजे ही जहां पहुंच गया था और पान की दुकान पर ही दुकानदार से ग्लास और सोडा लेकर अपना मूड बना रहा हूँ। हम दोनों शिम्मी के बाला खाने में इकट्ठे दाखिल हुए। महफिल शुरू हो चुकी थी। मैंने शिम्मी की माँ को इशारे से पीछे कमरे में आने का कहा। वो कमरे में गई और हम भी साथ ही कमरे में चले गए। मैंने यशवंत से कहा कि जो कुछ कहना है जल्दी जल्दी कह डालो। यशवंत ने मजीद मोहलत मांगी तो शिम्मी की माँ ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी साहिबो हम तो खुली किताब हैं। इस बाजार में हर तरफ शिम्मी शिम्मी हो रही है, एक से बढ़कर एक बोली लगाने को तैयार है और इधर आप हैं कि दूसरी बार मोहलत मांग रहे हैं। शिम्मी को हासिल करना तो एक तरफ रहा, उसके ख्वाब देखने के लिए भी जेब भरी होनी चाहिए। ये तो महज यशवंत बाबू के पुराने गाहक होने की वजह से उन्हें बता दिया, वरना इन्हें तो दूसरों की तरह शादी का दावतनामा ही मिलता। अब मैं बहुत जल्द शिम्मी की ये रस्म अदा कर दूंगी। गाहक तो पहले ही मेरे इशारे के मुंतजिर हैं। यशवंत ने कई बार गिड़गिड़ा कर मजीद मोहलत मांगी, लेकिन वो पुरानी घाघ टस से मस न हुई। मैंने जब ये महसूस किया कि यशवंत बिल्कुल ही मायूस हो चला है तो शिम्मी की माँ से कहा, आप ये न समझें कि यशवंत बाबू के पास पैसे नहीं, इन्होंने रुपए कहीं लगा रखे हैं जिनकी वसूली में देर हो गई है और अब महज चंद रोज की बात है। आप अपनी रस्म की तैयारी करें। ये कहते हुए मैंने 5,000 रुपए शिम्मी की माँ को दिए। ये 5,000 पेशगी हैं। आप आज से 10वें रोज रस्म की अदायगी रखें, उससे पहले ही आपको बकिया रकम मिल जाएगी। बुढ़िया ने 5,000 तो फौरन दबोच लिए और बोली, बकिया 30,000 तो शिम्मी के हुए और रस्म की अदायगी यूं ही नहीं होती। इस बाजार के सब बाला खाने वालों की दावत होती है। हम अपने सब ग्राहकों को भी दावत देते हैं। रात गए तक बाजार की सब लड़कियां मुजरा करती हैं। शिम्मी के लिए जोड़ा भी सिलवाना है और यशवंत बाबू को शिम्मी की मुंह दिखाई के लिए 12 तोले का सेट भी देना होगा और ये सब अखराजात यशवंत बाबू को देने होंगे। मेरे पूछने पर शिम्मी की माँ ने बताया कि कुल 10,000 रुपए मजीद खर्च होंगे। मैंने कहा कि वो भी 30,000 के हमरा आपको मिल जाएंगे, आप तैयारी करें। सब बातें तय करके हम कमरे से बाहर हॉल में आ गए। महफिल अभी पूरी तरह जमी नहीं थी। यशवंत खुशी से फूला नहीं समा रहा था। शिम्मी की माँ ने मुझे बैठने के लिए बहुत जोर दिया, लेकिन मैंने जरूरी काम का उज़्र करके माजरत कर ली, जबकि यशवंत खुद को अभी से आधा दूल्हा समझते हुए बड़ी शान से महफिल में बैठ गया। उसकी जेब में मेरे दिए हुए 1,000 रुपए कुल बुला रहे थे। मैंने यशवंत से चलते चलते ये कहा कि कल शाम 7 बजे मुझे गोलचा के रेस्टोरेंट में जरूर मिले। अगले रोज शाम को यशवंत गोलचा सिनेमा के करीब ही मुझे नजर आया। मैंने उसे रेस्टोरेंट जाने का इशारा किया और चंद मिनटों के वक्फे के बाद मैं भी रेस्टोरेंट में उसकी टेबल पर जा बैठा। मेरे 2 साथी हस्बे मामूल मेरी निगरानी कर रहे थे। यशवंत ने मेरे बोलने से पहले ही मेरा बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया कि गुज़श्ता रात मैंने उसके ख्वाबों को बिखरने से बचा लिया। वो जब चुप हुआ तो मैंने कहा, यशवंत बाबू मेरे बस में जो कुछ था मैंने कर दिया, अब आगे आपकी हिम्मत है। 5,000 मैंने शिम्मी की माँ को दिए हैं और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आपको बहर सूरत वो फाइलें लानी होंगी। शिम्मी की माँ ने 10,000 मजीद रस्म की अदायगी के लिए मांग लिए हैं। मैं वो भी अदा करूंगा, लेकिन इसके लिए आपको मजीद थोड़ा सा काम करना होगा। जनरल की सेफ में सिर्फ ये 2 फाइलें ही नहीं बल्कि और भी बहुत सी अहम फाइलें होंगी। जनरल की ऑफिशियल डायरी भी उसी सेफ में होगी। आप तारापुर की 2 फाइलों के साथ दूसरी अहम फाइलें भी मुझे ला कर देंगे, क्योंकि फाइलों में महफूज कागजात आप ही टाइप करते हैं। इस जनरल से पहले यहाँ जो जनरल तैनात थे उनकी ऑफिशियल डायरियां भी उसी सेफ में होंगी, क्योंकि ऐसी डायरियां तबादले के वक्त जनरल हमरा नहीं ले जाते, बल्कि आने वाले जनरल की गाइडेंस के लिए इन डायरियों को वहीं छोड़ दिया जाता है। आप मौजूदा जनरल और इससे पहले तैनात 3 जर्नैलों की डायरियां फाइलों के हमरा जरूर लाएं। यशवंत मेरी बातें गौर से सुन रहा था। मैंने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, यशवंत बाबू आपने जिस दश्त में कदम रखा है वहाँ हर लम्हे आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। शिम्मी को महज अपना बनाकर रखने के लिए आपको हर माह एक माकूल रकम
उसे देनी होगी। आपको शिम्मी की फरमाइशें पूरी करने के लिए भी खासे रुपयों की जरूरत होगी। आपकी इस मद में माली जरूरियात मैं पूरी करूंगा और आपको हमारी जरूरियात पूरी करनी होगी। अगर आपका भरपूर ताउन मुझे मिलता रहा तो आपको माली तौर पर परेशानी हरगिज नहीं होगी। मेरी सारी बातों के दौरान यशवंत मुझे टिकटिकी बांधे देख रहा था। मैं खामोश हुआ तो चंद लम्हे वो खामोश रहा और फिर निहायत संभल कर बोला, साहब मुझे आपके नाम का भी इल्म नहीं, न आपने बताया और ना ही मैंने पूछने की हिम्मत की, लेकिन शिम्मी के बाला खाने पर आपसे इत्तेफाकन पहली मुलाकात से अब तक जो हालात गुजरे हैं उनसे मुझे यकीन हो गया है कि आप किस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। आपके साथ ताउन करते हुए मैं खुद गले तक धंस चुका हूँ। मेरी वापसी की कोई सूरत नहीं और आपके साथ ताउन में ही मेरी बका है। मेरे खिलाफ आपके पास इतने सबूत हैं कि आप मुझे जिंदा दरगोर कर सकते हैं और फांसी भी चढ़वा सकते हैं। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, इसके अलावा मेरे आदमी तुम्हें गोली भी मार सकते हैं। वो बोला, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, मैं आपसे भरपूर ताउन करने को तैयार हूँ। मेरी औलाद मेरी दुश्मन है और उन्होंने घर में ही ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि मुझे घर से ही नफरत हो गई है। कभी कभी सोचता हूँ किसी ऐसी जगह चला जाऊं जहाँ मुझे कोई न जाने। मेरी सारी जिंदगी दफ्तरी काम में ही गुजरी है, जमा पूंजी कुछ नहीं है। जिस औलाद के ऊपर अपनी हैसियत से बढ़कर इसलिए खर्च किया कि वो बुढ़ापे में मेरी लाठी बनेंगे, वही मुझे घर से निकालने की तदबीर कर रहे हैं। पहले मेरा कमरा घर में सबसे खुला और हवादार था, लेकिन अब एक कोने की कोठरी में ही मेरा ओढ़ना बिछोना है। मुझे बताए बगैर मेरा जाती सामान और एक काठ उस कोठरी में डाल दी गई। जवान बेटे और बेटियां होने के बावजूद अगर मुझे कुछ देर हो जाए तो मैं खुद ही बर्तनों से ठंडा खाना निकाल कर जहर मार कर लेता हूँ। मेरे मिलने वालों और दोस्तों को घर आने की इजाजत नहीं। अपने ही घर में मैं एक अजनबी बनकर रह गया हूँ। इन हालात से घबरा कर मैंने पहले शराब और फिर शिम्मी के बाला खाने पर अपने गम भुलाने चाहे। आर्जी या मसनूई ही सही, लेकिन मुझे शराब और शिम्मी ने सुकून दिया। लेकिन इस सुकून के हुसूल में रुपए की जरूरत है जो आप पूरी कर रहे हैं। आपने मेरे ताउन की बड़ी माकूल कीमत अदा की है और शिम्मी के मामले में आपने जिस तरह से मेरी मदद की है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जनरल की सेफ के अंदर एक ऐसा खाना बना हुआ है जो एक अलहदा चाबी से खुलता है। एक रोज मैंने जनरल को उस खाने में एक नक्शा जिस पर मुख्तलिफ रंगों से निशान और लकीरें लगी हुई थी और चंद कागजात रखते हुए देखा। जनरल उसी वक्त मीटिंग से फारिग हुआ था जब मुझे टाइपिंग के लिए बुलाया गया। मैंने जो कुछ टाइप किया उसकी कॉपियां बनाकर प्रधानमंत्री, नेवल और एयर हेडक्वार्टर्स में भेज दी गई। टाइप शुदा असल कागज जनरल ने नक्शे के साथ ही रखवा दिए थे। टाइप करने की वजह से मुझे मालूम हो गया कि ये पाकिस्तान पर हमला करने का मुफस्सल प्लान था। वो नक्शा और कागजात अब भी सेफ में महफूज हैं और मैं कोशिश करूंगा कि वो भी आपको ला दूं और मुझे यकीन है कि आप मुझे इस काम का भी बहुत माकूल मुआवजा देंगे। यशवंत ने आज पहली बार पाकिस्तान से मेरी वाबस्तगी का जिक्र किया था और मैं हैरान था कि आज से पहले उसने ये बात क्यों न की। हालांकि बेतकल्लुफी के कई ऐसे मौके आए थे जब वो ये बात कर सकता था। शायद मेरी धमकियों और मुसल्ला साथियों की गोलियों के खौफ से उसे बोलने की जरूरत न हुई। आज आखिर वो दिल की बात जबान पर ले ही आया। मैंने उसे कहा, देखो यशवंत, यही बेहतर है कि जैसे सब कुछ जानते हुए भी हम दोनों ने इस मसले पर कोई बात नहीं की, आइंदा भी न करें। तुम्हें सिर्फ इतना यकीन दिलाता हूँ कि माली ताउन के अलावा मैं तुम्हारी सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी जिम्मा लेता हूँ। अगर तुम किसी मुसीबत में फंस गए तो तुम्हें बचाने के लिए बेशक हमें दर्जनों लोगों की जिंदगी लेनी पड़ी, हम पीछे नहीं हटेंगे। जंगी नक्शे और मुतल्लिका कागजात का हम तुम्हें बहुत माकूल मुआवजा देंगे, बशर्ते कि वे हमारे लिए कारआमद हो। थोड़ी देर मजीद गुफ्तगू करने के बाद मैं रेस्टोरेंट से चला आया। अब तक सब काम हस्बे मंशा हो रहा था। अब सिर्फ यशवंत की तरफ से कामयाबी की खबर का इंतजार था और मेरा एक एक लम्हा यही खबर सुनने के इंतजार में बेचैनी से गुजर रहा था। इस मुलाकात के बाद यशवंत ने मेरे साथियों को मुकर्रर दिनों में 2 मरतबा डाक के पैकेट दिए जिनकी हमने हस्बे मामूल कॉपियां और फोटो बना लिए। मुझे अच्छी तरह से याद है कि हफ्ते का दिन था, सर्दी खांसी बढ़ चुकी थी और मैं अपने कमरे में सोफे पर नीम दराज अखबार पढ़ रहा था। दोपहर 4 बजे के करीब फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से मेरा एक साथी बोल रहा था। खुशी से उसके मुंह से बात नहीं निकल रही थी। उसने कहा, साहब डाक मिल गई है और सब काम हो गया है। उसकी आवाज से ही मुझे महसूस हो रहा था कि यशवंत ने मार का सर कर लिया है। मैंने अपने साथी को कहा कि वो फौरन घर चला जाए, मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। खुशी के मारे मेरा भी बुरा हाल था। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े तब्दील किए और टैक्सी लेकर साथियों के घर की तरफ रवाना हो गया। सारे रास्ते में यही सोचता रहा कि खुदा जुल जलाल के करम से हमारे रास्ते खुद ब खुद खुलते जा रहे हैं और मुश्किल से मुश्किल काम अल्लाह पाक ने हमारे लिए आसान कर दिया है और इतनी बड़ी कामयाबी मिलने की वजह महज उस ज़ाते करीम का रहम व फजल है।
साथियों के घर पहुंचा तो उन्होंने दरवाजा बंद करके थैला मेरे सामने उलट दिया। मेरे सामने फर्श पर तारापुर के एटमी बिजली घर और टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट से मुतल्लिका 2 फाइलें, 4 अदद डायरियां जिनके कवर पर सुर्ख पट्टी और 4 सितारे बने हुए थे, और एक अलहदा पैकेट में से निकाले हुए कागजात और नक्शा और मामूल की डाक के पैकेट पड़े थे। इंतहाई अहम मालूमात का खजाना मेरे कदमों में पड़ा हुआ था। ये सब रब्बुल इज्जत का करम था कि इतने कलील वक्त में इतनी कम मेहनत और जिद्दोजहद के एवज बगैर कोई जानी नुकसान उठाए हमें इतनी बड़ी कामयाबी नसीब हुई थी। हम 5 साथियों में कोई भी पेशावर जासूस या इस काम का साबिका तजुर्बा रखने वाला नहीं था, और हम दुश्मन मुल्क के दिफाई मरकज में सिक्योरिटी के मजबूत और मरबूत निजाम को तोड़कर न सिर्फ इंतहाई अहम दिफाई राज बल्कि दुश्मन का जंगी प्लान भी हासिल करने में कामयाब हो चुके थे। हम सब ने पहले बारगाह रब्बुल इज्जत में शुक्राने के नफल अदा किए और फिर उस खजाने की तफसीलन जांच पड़ताल शुरू कर दी। तारापुर के एटमी प्लांट की फाइलों में तारीख वार एनरिच्ड यूरेनियम के प्लांट से टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट को जाने वाले रेडियो एक्टिविटी से महफूज ट्रकों की रवानगी, मंजिल पर पहुंचने की तफसीलात और दौरान सफर सिक्योरिटी के इंतजामात की तफसील दर्ज थी। दौरान सफर एक बार एक ट्रक के बारिश की वजह से फिसलने और उलट जाने और इस हादसे में ट्रक ड्राइवर और एक सिक्योरिटी गार्ड के हलाक होने और 3 जख्मी होने वाले गार्ड्स के रेडियो एक्टिविटी से मुतासर होने के अलावा तारापुर प्लांट के चीफ इंजीनियर और टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट के सेफ्टी इंचार्ज की आइंदा के लिए एहतियाती तदाबीर पर मबनी खतो किताबत भी मौजूद थी। हर ट्रक में लादे जाने वाले एनरिच्ड यूरेनियम की सलाखों की तादाद, वजन और वसूली की रसीदें भी मौजूद थी। टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट के चीफ के लिखे हुए वो खतूत भी थे जिनमें कामयाब ट्रांसपोर्टेशन और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात करने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया गया था। अपने तजुर्बात की कामयाबी और अनकरीब भारतीय अफवाज को एक तोहफा देने का मुजदा भी सुनाया गया था। मैं समझता हूँ कि इन फाइलों में दर्ज मालूमात के पाकिस्तान पहुँचने पर पाकिस्तानी साइंसदान भारत के एटमी रिसर्च में उनकी कामयाबी की हुदूद मुतय्यन करने में जरूर कामयाब हो सकते हैं। पाकिस्तान वापसी पर मुझे अपने जराए से मालूम हुआ कि राजस्थान में भारतीय एटमी धमाके का पाकिस्तान की टॉप ब्रास को 8 माह कबल ही इल्म हो चुका था। राजस्थान में भारतीय अफवाज की नक्लो हरकत खासे बड़े इलाके को रिस्ट्रिक्टेड जोन बनाने, आबादी के इनखला और सुरंगों की खुदाई के अलावा हमारी भेजी गई फाइलों में दर्ज टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट में भेजे गए इनरिच यूरेनियम के वजन से हमारे साइंसदानों ने मुतवक्के भारतीय एटमी धमाके के हुजम और ताकत का सही अंदाजा लगा लिया था। इसकी एक मुफस्सल रिपोर्ट पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर आजम मिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो को भी भेज दी गई थी। हुकूमत पाकिस्तान ने यूएनओ, अमरीकी सदर और मुस्लिम ममालिक के सरबराहों को भी इस रिपोर्ट की कॉपियां भेजी थी। पाकिस्तानी प्रेस में भी भारतीय मुतवक्के एटमी धमाके के इस अंदाज में कॉलम और खबरें शाया हुई थी कि पाकिस्तानी कौम के दिलों में अचानक भारतीय धमाके की दहशत पैदा न होने पाए। इस तरह भारत का अचानक धमाका करके पाकिस्तानी कौम में खौफ और दहशत पैदा करने का प्लान बिल्कुल नाकाम हो गया, और इस प्लान की नाकामी में हमारी भेजी हुई मालूमात का भी खासा बड़ा अमल दखल था। जनरल्स की 4 टॉप सीक्रेट डायरियां मैं बार बार देखता था। इन डायरियों में सुकूत ढाका के बाद भारतीय अफवाज की नकलो हरकत से मुतल्लिका अहकामात के अलावा 6 नए डिवीजन, 5 इन्फेंट्री और 1 आर्म डिवीजन के मुतालिक मुकम्मल मालूमात थी, जिनके मुताबिक इन्फेंट्री डिवीजन्स में हर एक चौथाई पुराने डिवीजन्स की नफरी शामिल करने और उतनी ही तादाद में नए डिवीजन्स की नफरी पुराने डिवीजन्स में खपाने के अहकामात थे। इसके अलावा एक नया माउंटेन डिवीजन रेज करने के अहकामात भी थे, जिसे जदीद तरीन रूसी असलहे और हल्की तोपों से मुसल्ला करना था। ये डिवीजन यकीनन कश्मीरी अवाम की सरकूबी के लिए तैयार किया जा रहा था, जो सुकूत ढाका के बाद अपनी आजादी के ख्वाब से भी महरूम हो चुके थे। एक खत जनरल ने लीपा सेक्टर के ब्रिगेडियर कमांडर को लिखा था, जिसमें वादी लीपा पर कब्जा बरकरार रखने की सख्ती से हिदायत की गई थी। सुकूत ढाका से पहले वादी लीपा पाकिस्तान के ज़ेरे कब्जा थी। सीज फायर लाइन को शिमला मुआहिदे के वक्त कंट्रोल लाइन का नाम दिया गया। इंदिरा गांधी ने सीज फायर लाइन को सीधा करने के बहाने वादी लीपा को भी मकबूजा कश्मीर में शामिल कर लिया था। उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान को बअमर मजबूरी ये भारतीय फैसला मंजूर करना पड़ा, क्योंकि उस जंग के दौरान भारत ने मगरबी पाकिस्तान का भी कुछ सरहदी हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया था। हमारे 90,000 फौजी भारत की कैद में थे और भारत इन हालात में पाकिस्तान से अपनी मर्जी के फैसले करवाने की
की पोजीशन में था। पाकिस्तान को अपने कैदी वापस लेने और भारत के ज़ेर कब्जा जमीन वापस लेने के लिए ये फैसला मंजूर करना पड़ा। भारत से वापसी पर मुझे जुल्फिकार अली भुट्टो के एक बॉडीगार्ड राजा सरफराज, जो के डीएसपी थे और बाद में डीआईजी होकर रिटायर हुए, से पता चला कि शिमला मुआहिदा आखिरी वक्त तक खटाई का शिकार था। पाकिस्तानी डेलीगेशन में शामिल अफराद ने वापसी के लिए अपना सामान भी पैक कर लिया था। सुबह पाकिस्तानी वफ्द की वापसी थी। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के एवज पाकिस्तान से जो मुतालबा किया था वो इतना बड़ा था कि पाकिस्तानी कौम और हुकूमत कभी भी उसे तस्लीम न कर सकती थी। रात को खाने के बाद शिमला के सर्किट हाउस में इंदिरा गांधी और भुट्टो चहलकदमी के लिए बाग में गए। वहाँ फिर जंगी कैदियों का जिक्र छिड़ गया। भुट्टो इंतहाई जीरक थे, जिसे उनके मुखालिफिन भी तस्लीम करते हैं। उन्होंने कहा, मिसेस गांधी, मैं पाकिस्तानी कैदियों की वापसी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जंगी कैदी बनने के बाद वो अफवाज पाकिस्तान के लिए बेकार हो चुके हैं। अगर वो पाकिस्तान को लौटा दिए गए तो हमें उन्हें रिटायर करके न सिर्फ पेंशन देनी होगी बल्कि 90,000 बेरोजगारों का मसला भी खड़ा हो जाएगा। बेहतर है आप उन्हें अपने पास ही रखें और जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक उनकी रिहाइश, खुराक, लिबास और दूसरी सहूलतें मुहैया करती रहें। ये भुट्टो साहब का तुरुप का पत्ता था। इंदिरा गांधी एक हिंदू और दूसरे औरत। 90,000 पाकिस्तानी कैदियों को हमेशा के लिए रिहाइश, खुराक और दीगर सहूलतें और उनकी निगरानी पर उठने वाले अखराजात, वो चकरा उठी। भुट्टो साहब ने मजीद कहा, भारतीय मुसलमानों के अलावा दुनिया भर की राय आमा आपके इस जुल्म के खिलाफ हो जाएगी और तेल की दौलत से मालामाल मुल्क आपसे कतई ताल्लुक कर लेंगे। अगर आपकी इस्लामी मुल्कों से सिर्फ तेल की सप्लाई बंद हो जाए तो आपकी मईशत घुटनों के बल बैठ जाए। इंदिरा गांधी ये सुनकर बिल्कुल ही ढह गई। उसने अपनी डिमांड वापस लेते हुए फौरी तौर पर शिमला मुआहिदा तैयार करने का हुक्म दिया। सोए हुए सेक्रेटरियों को जगाया गया और रात 2 बजे तक मुआहिदे की नोक पलक संवार कर दस्तखतों के लिए दोनों सरबराहों को पेश किया गया। रात के पिछले पहर मुआहिदे पर दोनों सरबराहों के दस्तखत हुए और भुट्टो साहब जंगी कैदियों की वापसी और पाकिस्तानी इलाकों की बाजियाबी का मुजदा लेकर शिमले से पाकिस्तान वापस लौटे। जिक्र हो रहा था वादी लीपा का। कंट्रोल लाइन के नक्शे में वादी लीपा भारत के पास चली गई थी। उस सेक्टर का पाकिस्तानी कमांडर एक निडर और सरफिरा पाकिस्तानी ब्रिगेडियर था। वादी लीपा तो भारत को दे दी गई, लेकिन ये बात ब्रिगेडियर के दिमाग में फिट न बैठ सकी। उसने खुफिया तौर पर अपनी तैयारी जारी रखी और एक रात अपने पूरे ब्रिगेड की ताकत से वादी लीपा पर हमला कर दिया। भारतीय जनरल का अपने ब्रिगेडियर के नाम खत हमारे हाथ लग चुका था, जिसमें उसे वादी लीपा पर हर हालत में कब्जा बरकरार रखने का हुक्म दिया गया था। वहाँ भारतीय फौज भी चौकन्नी और बुलंदी पर पक्के मोर्चों में तैयार स्टैंड 2 पोजीशन में थी। घमसान का रन पड़ा। हमला रात के शुरू में किया गया था और सुबह तक भारतीय फौज के 1000 से ज्यादा जवान और अफसर पाकिस्तानी मुजाहिदों की गोलियों का शिकार हो चुके थे, जबकि पाकिस्तान के तकरीबन 400 जवान और अफसर इस मार्के में शहीद हुए। सुबह तक पाकिस्तानी अफवाज ने न सिर्फ वादी लीपा बल्कि वादी के इर्द गिर्द पहाड़ों पर भी, जहां भारतीय अफवाज ने पक्के बंकर बना रखे थे, कब्जा कर लिया था। भारत खामोशी से अपनी इस शिकस्त को पी गया। वादी लीपा और उसके गिरदोनिवाह की पहाड़ियां आज तक पाकिस्तान के कब्जे में हैं। इस मार्के में शहीद होने वाले मुजाहिदों की बहादुरी के एतराफ में पिशावर और नौशहरा के अलावा कश्मीर के कई रेजिमेंटल सेंटर्स में लीपा मेस बनाए गए हैं। चूंकि ये एक गैर एलानिया हमला था और हाई कमांड की इजाजत के बगैर किया गया था, इसलिए बहादुरी के मुहय्यरुल अक्ल कारनामे दिखाने वालों को मेडल तो न दिए जा सके, लेकिन उनकी बहादुरी के वाकयात ने पाकिस्तानी कौम को ताक़यामत उनका ममनून एहसान बना दिया। भारत से वापसी के बाद एक रोज मैं पिशावर लीपा मेस में गया। एक कमरे से नसीम बेगम के इंतहाई पुरसोज कौमी तराने की आवाज आ रही थी। ए राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। मैं दरवाजा खटखटा कर उस कमरे में दाखिल हुआ। एक कैप्टन ने रिकॉर्ड प्लेयर पर यह रिकॉर्ड लगा रखा था। तारुफ के बाद उसने बताया कि लीपा पर अटैक के वक्त वो सेकंड लेफ्टिनेंट था। उसकी कंपनी एडवांस पोजीशन में थी। जब वो दुश्मन की हैवी मशीन गन्स की रेंज में पहुंची तो दुश्मन ने अचानक उन पर फायर खोल दिया। 137 नफरी की कंपनी में से सिर्फ 5 जिंदा बच सके, जिनमें से एक वो भी था। उसकी आंखें आंसुओं से लबरेज थीं। जनाब, आप यकीन नहीं कर सकेंगे कि हम किस बेजिगरी से लड़े। भारत के पक्के बंकर वादी की पहाड़ियों और टीलों में बने हुए थे और उन्हें खामोश करने की हमें कोई सूरत नजर नहीं आती थी। हमारा एडवांस रुक चुका था और भारत को किसी लम्हे भी कुमक पहुंच सकती थी। हमारी कंपनी के चंद जवानों ने भारतीय बंकर्स को खामोश करने का बीड़ा उठाया और वो एक महफूज जगह से उन पहाड़ियों और टीलों पर पहुंच गए जिनमें भारतीय बंकर्स बने हुए थे। जो हैंड ग्रेनेड उनके पास थे वो पिन निकालने के बाद 6 सेकंड में फटते थे। उन टीलों और पहाड़ियों से उन्होंने ग्रेनेड नीचे फेंके, लेकिन 6 सेकंड में वो भारतीय बंकर से बहुत नीचे जाकर फटे। उन बंकर्स में हैवी
मशीन गन्नों के अलावा 3.5 इंच के मार्टर, गोला बारूद और भारतीय फौजी मौजूद थे। हमारे जवानों ने आपस में मशवरा किया और खुद से अपना और भारतीय बंकर्स के फासले का अंदाजा करके ये फैसला किया कि ग्रेनेड की पिन निकालकर और लीवर से अंगूठा हटाकर वो 4 गिनने तक ग्रेनेड को अपने हाथ में रखेंगे और फिर भारतीय बंकर्स की तरफ उछालेंगे। इस प्रोसेस के दौरान गिनती की टाइमिंग में गलती की वजह से हमारे एक जवान के हाथ में ही ग्रेनेड फट गया और वो शहीद हो गया। बाकी 5 ने सही टाइमिंग पर ग्रेनेड फेंके और वो बिल्कुल सही जगह पर फटे। ग्रेनेडों से भारत का जानी नुकसान तो कम हुआ, लेकिन भारतीय बंकरों में मौजूद गोला बारूद फटने से कयामत बपा हो गई। टीलों और पहाड़ियों का ऊपरी हिस्सा गोलों और गोला बारूद के धमाकों की वजह से फट गया और भारतीय सुरमाओं की झुलसी हुई लाशें फजा में 10 गज से ज्यादा बुलंद होकर जमीन पर गिरने लगी। हमारा एक जवान एक ऐसी ही झुलसी लाश की जद में आकर अपना बाजू तुड़वा चुका है। सुबह सवेरे वादी गलीपा और इर्द गिर्द की पहाड़ियों और टीलों पर पाकिस्तानी परचम लहराने लगा। भारत अपने नुकसान से इतना खौफजदा हुआ कि वादी गलीपा उसकी याददाश्त से ही निकल गई और उसने ये वादी वापस लेने की आइंदा कभी कोशिश न की। मैं कैप्टन के जज्बात को सराहते हुए मेस से बाहर चला आया, लेकिन वादी गलीपा के पस मंजर में ए राह हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं, कई रोज तक मेरे कानों में गूंजता रहा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए